हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल भटनेर आईएएस। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त एंड एजुकेटर दिव्या कवात्रा एंड एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके फेवरेट कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल में। राइट, आई रियली होप आप सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं, बिल्कुल सेफ हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। राइट, ओके, चलिए तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, और अभी हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रहे थे अर्थ की ओरिजिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। पृथ्वी जो है वो कैसे अस्तित्व में आई, कैसे शुरुआत हुई, कैसे उसका वातावरण बना, ये सारे प्रोसीजर्स पर हम बात कर रहे थे, जिसके लिए हमने कुछ परिकल्पनाएं, कुछ हाइपोथेसिस, कुछ थ्योरीज भी देखी थी। ठीक है, और इसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ें और आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, और प्लस आप सभी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है हमारे पास। सो बिल्कुल साथ में बने रहिए और 2 मिनट में ही आपको वो सरप्राइज बताया जाएगा। उससे पहले एजुकेटर का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे नए साथियों के लिए। मैं हूँ आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा एंड आई एम अ मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। राइट, चलिए तो पिछले 5 साल से बहुत सारे विभिन्न जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, मेजरली 2 सब्जेक्ट्स के लिए, दैट इज पीएसआईआर और जियोग्राफी। आई एम ऑल्सो एन एक्स फैकल्टी ऑफ भारती आश्रम एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ अनअकैडमी। राइट, चलिए तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके अपनी एजुकेटर का। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं एक छोटा सा सरप्राइज। आर यू रेडी? यस, सरप्राइज देखिए क्या है। ओके, तो सरप्राइज कुछ ऐसा है मित्रों आप सभी के लिए कि आपका अपना जो भटनेर आईएएस चैनल है, उसी के आपके जो लीडर्स हैं उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए तैयार किया है। एक्साइटिंग, यस, एक बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए तैयार किया है, उतना ही बेनिफिशियल, बहुत सारे नई सर्विसेज के साथ, बहुत सारे बेटर बेनिफिट्स के साथ। राइट, चलिए तो चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम है प्रेप टुडे। क्या नाम है? प्रेप टुडे जो है वो चैनल का नाम है। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इसको विजिट करना है और खूब सारे लोगों को सब्सक्राइब करना है और इस पर दिए गए सारे लेक्चर्स का बेनिफिट उठाना है। ये फोकस्ड रहेगा मेनली फॉर द टाइम बीइंग एसएससी एग्जाम्स पर। ठीक है, जिसमें आपको डेली मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, करंट अफेयर्स के, इन सभी के वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑलराइट, सो ये है आपका अपना प्रेप टुडे। जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो कर ले एजुकेटर्स को, और कोई भी लेक्चर्स मिस ना करें जो भी आपके सब्जेक्ट्स के लिए बेनिफिशियल हो। ऑलराइट, चलिए तो ये थी एक्साइटिंग न्यूज़ आप सभी के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़, एंड आई रियली होप आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अर्थ की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति है, वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब उत्पत्ति के लिए हमने परिकल्पनाएं देखी थी। अच्छा, परिकल्पनाएं शब्द यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है? हम थियरी नहीं कह रहे हैं, हम इसको परिकल्पना या हाइपोथेसिस कह रहे हैं। वाई, है ना, आपने जहां जहां देखा हर जगह परिकल्पना नाम है। हम थियरी नहीं कह रहे हैं, इसको परिकल्पना क्यों कह रहे हैं, हाइपोथेसिस क्यों कह रहे हैं? 2 मिनट सोचिए, कोशिश कीजिए कि आपको याद आए या समझ में आए। काफी लोग समझ चुके हैं, है ना। हाइपोथेसिस या परिकल्पना शब्द जो है इसके लिए क्यों प्रयोग किया जा रहा है? बिकॉज परिकल्पनाएं हैं ये, ना कि कोई सत्य है या कोई फैक्ट है। हो सकता है सत्य हो और हो सकता है गलत भी हो जाए। फैक्ट नहीं है ये, तथ्य नहीं है, एक अनुमान है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ था ये हमको मालूम नहीं है, ऐसा हुआ होगा ये हम अंदाजा लगा रहे हैं बहुत सारी स्टडी के बेस पर। इसलिए हम यहाँ पर शब्द क्या यूज कर रहे हैं? परिकल्पनाएं यूज कर रहे हैं, हमारे अनुमानों को दर्शाने के लिए, हमारी कल्पनाओं को दर्शाने के लिए। लेकिन हाँ, ये पूर्णतः कल्पनाएं नहीं है, बहुत सारे तथ्य आधारित कल्पना है जो कि हम क्या है, एनालिसिस कर कर देखते हैं। हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इन सब चीजों का एनालिसिस करते हैं।
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर परिकल्पनाएं आती हैं बहुत सारी, हम फैक्ट्स एंड थियरीज नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए, और हमने स्टडी की थी कुछ थियरीज, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था मैंने, आई रियली होप आप सभी ने कर लिया होगा। नहीं कर लिया होगा, चलो ठीक है भाई, हमें भरोसा है, बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स हैं आप, आपने ज़रूर किया होगा। चलो, तो सबसे पहली थियरी जो हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और इमेजेस के साथ इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली थियरी जो हमने पढ़ी थी वो कॉम्टे द बफन, दिस इज कॉम्टे द बफन की थी। ठीक है, इन्होंने देखो, सबसे पहली विशेषता तो इसकी क्या थी, फटाफट से पॉइंट्स में रिवाइज करेंगे। सबसे पहली विशेषता इसकी थी कि ये इकलौता सबसे पहली थियरी थी जिसको तर्कपूर्ण माना गया, जिसमें कोई तर्क था, जिसमें कोई लॉजिक था, कोई सेंस था। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, 1749 में थियरी दी थी इन्होंने, कॉम्टे द बफन। ठीक है, अभी इसको कॉस्ते भी बोल दिया जाता है बिकॉज फ्रेंच लैंग्वेज है, तो उसमें एमएनएस का थोड़ा सा लोचा रहता है। एनीवेज, हमें बहुत ज्यादा नहीं, बफन थियरी समझ लो, बहुत है ना हमसे प्रोनाउंस भी नहीं होगा पूरा, तो क्यों ही इतने पंगे लेने हैं। तो अब ये बफिन क्या कहते हैं कि बहुत समय पहले क्या था, एक बहुत बड़ा पुच्छल तारा था, सूर्य से पास से होकर गुजरा, टक्कर हुई, टक्कर के फलस्वरूप पदार्थ निकले, बड़ा भाग तो ग्रह बन गए, छोटे भाग उपग्रह बन गए। ठीक है, और ये जो थियोरी थी इसका समर्थन लाप्लास, रॉस, लॉक्यार सबने किया, इसी को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये है हमारे बफिन साहब, जरा सी नजर डाल लीजिए इन पर, इन हैंडसम आदमी पर नजर डालिए, ये है हमारे बफिन साहब। ठीक है, और ड्रेसअप से ही आप बता सकते हैं कि ही इज फ्रेंच, है ना, देखकर ही वो वाइब ही किसकी है, फ्रेंच वाली वाइब दिस। नेक्स्ट हमने थियरी पढ़ी थी इमैनुअल कांट की परिकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट थियरी क्या थी, इमैनुअल कांट की परिकल्पना थी। 1755 में जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, जिन्होंने न्यूटन की जो ग्रेविटेशन फोर्स थे उनको यूज करते हुए एक वायव्य राशि की परिकल्पना दी थी, वायव्य राशि की परिकल्पना दी थी, प्रतिपादन किया था उसका, जो कि ये कहते थे कि एक अलौकिक रीति है, उससे उत्पन्न हुए कुछ पदार्थ हैं। ठीक है, उन पदार्थों के जो ठोस कण थे वो जैसे जैसे ठंडे हो रहे थे वो और ज्यादा कठोर और गतिहीन हो रहे थे, और धीरे 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 क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो एक फिक्स्ड पाथ में गति करने लगे और बहुत ज्यादा कठोर हो गए। अब फिक्स्ड पाथ में आए तो फिक्स्ड पाथ तक पहुंचने समय उन्होंने क्या किया, आपस में टकराने लगे, टकराए तो उससे एनर्जी उत्पन्न हुई, एनर्जी से ताप उत्पन्न हुआ, ताप के कारण ही इन्होंने क्या है, वायव्य राशि का रूप धारण कर लिया। ठीक है, और जब ये आपस में मिले तो एक बड़ा निहारिका का गठन हुआ। निहारिका जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है इनको। ठीक है, जो कि निहारिका केंद्रित है। ठीक है, निहारिका परिकल्पना। अब क्या था, निहारिका के भ्रमण में भ्रमण चालू हो गया, भ्रमण का जो वेग था, जो वेलोसिटी थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, हाँ, तो मध्यवर्ती भाग पर जो है वो फोकस आने लगा, फोर्स आने लगा, और फोर्स आने की वजह से उभार आने लगा। लेकिन क्या था कि इन्होंने कहा कि जब गति घटती है तो आकार बढ़ता है, और जब गति बढ़ती है तो आकार घट जाता है। जो ये वेग हम देख रहे हैं ना, जो वेलोसिटी देख रहे हैं, जब ये घट जाए तो आकार बढ़ जाता है, जब ये बढ़ जाए तो आकार घट जाता है। और ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में गलत सिद्ध हो गया, जिसकी वजह से ये जो मूल आधार था वही गलत रहा, तो इमानुएल कांट की थ्योरी को गलत प्रतिपादित कर दिया गया। ये हमारे इमानुएल कांट साहब हैं। बच्चे कहेंगे कि मानो तो सारे एक जैसे ही लागे, फर्क ही कौन लागे, फिर दिखाओ शक्ल में फर्क है ना। चलो, तो ये क्या था, नेबुला हाइपोथेसिस, दिस इज अ नेबुला, फर्स्ट स्टेज थी ये। ठीक है, सेकेंड स्टेज में ये इस तरह से फैलने लगा, जब ये टकराए तो तीसरे स्टेप में सब चीजें बिखर गई इस तरह से,
बाहर चली गई। और जब ये बाहर गई तो ये नेबुला तो सेंटर में रह गया, ये बाहर वाली चीजें ग्रह और उपग्रह के रूप में चक्कर लगाने लगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस है थियरी का, इमानुएल कांट ने बताया, लेकिन ये गलत सिद्ध हो गई थियरी, क्योंकि इसके थियरी का बेस जो आधार था वही गलत था। ठीक है, ध्यान से देख लो, आराम से देख लो, कांट साहब को भी देख लो जिसको उसको देखना चाहें, थियरी को भी देख लो जो उसको देखना चाहें। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 5 पांचों स्टेप्स आराम से देखिएगा, समझिएगा क्या हो रहा है। यहाँ आपको दिखेगा ये रेड रीजन बिल्कुल फैला हुआ है ऐसे, यहाँ आपको दिखेगा ये धीरे धीरे केंद्रित हो रहा है, और यहाँ बहुत ज्यादा केंद्रित हो गया है एक रिंग के साथ, और यहाँ तो पूरा पूरा तारा बन गया है। डन। हाँ, कांट साहब को निहार लिया अच्छे से। थियरी तो पता नहीं कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, कांट साहब कोई देख रहे हैं, इसके बाल कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, कैसा हेयर स्टाइल है, मैं ऐसा हेयर स्टाइल बनाऊं तो क्या अच्छा लगूंगा, कोई मेरे को देखेगा है? क्या ऐसे कपड़े हम आज पहन सकते हैं? ये ऐसा कैसा पहना हुआ है इन्होंने, है ना? आधे लोग तो यहीं यहीं रुक गए। कुछ बंदियां भी देख सकते हैं यार, कितने शार्प फीचर्स हैं, हैंडसम लग रहा है नहीं? इधर भी आ जाओ थोड़ा सा, इधर थियरी पर भी बेचारी पर थोड़ा सा ध्यान दे दो, है ना? देख लिया सभी ने, चलो ठीक है आगे चलते हैं। ये थी इमानुएल कांट की परिकल्पना। नेक्स्ट आते हैं लॉकियर परिकल्पना। बताओ, अब थियरी पहुंचते पहुंचते लोगों को वेट है अगली फोटो आए और देखिए ये कैसा दिखता है ना? आप सभी लोग वेट कर रहे हैं कि ये पेज खत्म हो तो अगली फोटो आए और हम देखें अब लॉकियर कैसा दिखता है। हम बफन और इमानुएल को तो देख चुके हैं। चलिए ठीक है, तो लॉकियर परिकल्पना पर बात करते हैं पहले थोड़ी सी, फिर आपको फोटो दिखाएंगे। तो लॉकियर परिकल्पना की बात करें तो ब्रिटिश वैज्ञानिक नॉर्मन लॉकियर के अनुसार क्या था, सौर मंडल की उत्पत्ति एकदम छोटे छोटे उल्काओं से हुई थी। तो उल्का पिंड जो है यहाँ पर मीटियोर्स और एस्टेरॉइड्स जो हैं उन पर बेस्ड ये थियोरी है। एक तो ध्यान रखें मीटियोराइट थियोरी है ये, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन सी थियोरी किसने दी। लॉकियर की थियोरी मीटियोराइट थियोरी है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि दो विशालकाय तारे थे जो आपस में टकराए, टक्कर से टूटकर छिन्न भिन्न हो गए। अब आपसी घर्षण होगा क्योंकि इतने सारे कंपाउंड्स, एक तो एक ही कंपाउंड अकेला चल रहा था, अब ये टूटकर बिखर गया और इतने 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 यहाँ इकट्ठे हो गए, तो घर्षण फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा ना, आपस में टकराने लगेंगे, भिड़ने लगेंगे, टक्कर होती रहेगी, भीड़ हो गई है। अब भीड़ के कारण आप सोच कर देखिएगा, अब ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो कि ताप से क्या संबंध है इसका, तो कहीं पर भी अगर आप भीड़ वाले एरिया में जाते हैं, कोई मेले में जा रहे हैं, कोई आप रैली में जा रहे हैं, कोई सत्संग भजन कीर्तन में जा रहे हैं, कहीं पर भी बहुत ज्यादा भीड़ हो अगर, और आप गति करने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं, आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर घूमे जा रहे हैं, बिना रुके घूमे ही जा रहे हैं, तो आपको गर्मी महसूस होने लगती है। जब भी आप भीड़ में जाते हैं, आप लोगों से टकरा रहे हैं, आप फिर भी चलने की कोशिश किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो आपको क्या है, गर्मी का एहसास होने लगता है, बॉडी हीट देती है। होता है, सोच कर देखो, ऐसा होता है ना कहीं आपके साथ हुआ होगा, इमेजिन करके देखो, याद करके देखो, उसी तरह इनके साथ होता है। ये भी आपस में भिड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो ताप उत्पन्न हो जाता है। हाँ, और ताप के साथ साथ सिंस ये मीटियोराइट्स हैं जो कि एक लाइट ऑरिजिन से निकले हैं, तो इनका प्रकाश और वात भी है। हाँ, अब हम तो चमकते नहीं है ना, वो बात अलग है, पसीने से चमकने लगते हैं कुछ लोग। हाँ, तो बड़ा दुख आता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसीने से लथपथ भी हों तो इतने सुंदर लगते हैं, और हम बेचारे नहाए हुए भी दिखते नहीं है ढंग से। ये बड़ा दुख है जिंदगी का। चलिए, ताप की भीषणता पर बात करते हैं हम, जो उल्का के टुकड़ों से बनी है। अब ये क्या हो रहा है, यही उल्का पिंड जो हैं ये घर्षण से ताप बना रहे हैं और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कैसे? क्योंकि जितना ज्यादा ताप हो जाएगा उतना फिर ये मीटियोराइट्स मेल्ट होने लगेंगे, और इस ताप में बहुत सारे उल्का जो है वो खत्म हो जाते हैं।
बिल्कुल द्रव्यमान हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, द्रव बन जाते हैं, और कुछ बचे जो हैं वो वायव्य रूप में परिणत होकर चलते रहते हैं। ठीक है, अभी चल रहे थे तो कहीं भी चले जाते, लेकिन गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का जो शक्ति है उसकी वजह से एक वहीं पर चक्कर लगाते रहते हैं, जो उनकी निहारिका है उसकी तरफ। ठीक है, हाँ, तो धीरे धीरे ये जो निहारिका थी, 9 बड़े भागों में जो ग्रह बने और बहुत सारे छोटे भागों में जो उपग्रह बने, विभक्त हो गई। और अगेन जो ग्रह हैं, जो पिंड हैं, वो आपस में टकरा टकरा कर और बहुत सारे उपग्रह बनाते रहते हैं, छोटे छोटे खंड जो हैं इनके बनते रहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी मीटियोराइट थियरी। अब ये हमारे लॉकियर साहब, भाई ये तो दादाजी हैं। लड़कियों के अरमान टूट गए, बताओ, लड़के खुश हो रहे हैं, अब हम बेटर हैं। चलिए, ये लॉकियर है और ये इसकी परिकल्पना है कि पृथ्वी है, एक मीटियोर आके टकरा रहा है, टकराएगा तो इसके भाग टूट जाएंगे। टूटने पर क्या होगा कि अलग अलग जो ग्रह हैं वो बन जाएंगे। ठीक है, चले आगे। मीटियोर आ रहा है, इससे टकराएगा पिंड से, इसको बिखेर देगा। ठीक है, लॉकियर की मीटियोराइट थियरी, हाइपोथेसिस नॉट थियरी, हाइपोथेसिस, है ना। चल, नेक्स्ट थियरी जो हमारे पास थी, परिकल्पना जो नेक्स्ट थी, वो थी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस, जिसको हम कहते हैं जेम्स जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस। ये बहुत रीसेंट टाइम्स की है, 1919 की है। जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी थी, जो ये कहते थे कि आदिकालीन सूर्य गैस का विशाल पिंड था। जो आदिकालीन सूर्य था वो गैसेस का विशाल पिंड था, और एक विशालकाय तारा घूमते घूमते सूर्य के पास में आया, और इसके आकर्षण की शक्ति से सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगे, टाइड्स बनने लगी। जैसे आज के समय पर हमने देखा था ना, अर्थ और मून और सन की पोजीशन की वजह से टाइड्स बनती हैं, तो वैसे ही जब सूर्य के पास एक तारा आया तो उस तारे की वजह से सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगे। ठीक है, हाँ, तो जो त्यों सारा, जब तारा और ज्यादा पास आया तो ज्वार की ऊंचाई एकदम बढ़ती जाएगी। बिल्कुल पास में आ गया तो उभरा हुआ जो ज्वारीय भाग था एक लंबे सिगार की तरह अलग ही हो गया। अभी तक तो यहां सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था, तो ये इस सूर्य से बंधा हुआ था, लेकिन ये उठाव आ रहा था। लेकिन जब तारा बहुत ज्यादा पास आ गया तो उसका बल बहुत ज्यादा हावी हो गया, और ये जो पोर्शन था ये निकलकर बाहर अलग हो गया, है ना। इस तरह से एक अलग स्ट्रक्चर इसने बना ली। जब पृथक हुआ लेकिन ये उस तारे में मिल नहीं पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि तारा जो था वो यहां से आया और इधर को चला गया। अब जैसे जैसे तारा दूर जा रहा था, इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम हो रहा था, तो ये जो है तारे की तरफ खींचना बंद हो गया। बंद हुआ तो ये इंडिपेंडेंटली अपने ही आप घूमने लगा। ठीक है, और इसी ज्वारीय पिंड से जब ये अलग हुआ, इसी ज्वारीय पिंड से बाद में 9 टुकड़े और बने, और वो बने हमारे ग्रह। तो एक अलग तारा आया, उसने ये सारा काम कर दिया। अब ये ठंडा हो गया, घूमते घूमते ठंडा हुआ तो इसने गोल शेप ले ली, घूमता रहा, डेंसिटी अंदर की ओर फोर्सेस लगते रहे, और ये क्या था, गोल जो शेप थी उसमें आ गया, सिकुड़ने लगा और फाइनली शेप ले ली। और जितने पिंड इसमें बने वो पिंड से क्या हुआ, ग्रहों से उपग्रह भी बन गए। तो ये थी जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस। ये है हमारे जेम्स जीन्स साहब। सही है,
अब ये तो देखो बिल्कुल 1919 के मॉडर्न टाइम्स वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न है है ना। हाँ, इनका तो हेयर स्टाइल भी आज के जैसा है, आज के लोगों के जैसा हेयर स्टाइल रखे हुए हैं ये। सही है, चलिए तो देखते हैं, थियोरी समझते हैं। ये है हमारी टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्या है ये? टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय परिकल्पना। सूर्य तारा, दूसरा तारा पास में आया जिससे ये टाइडल रीजन हमारा अलग हो गया। ये अलग होकर क्या करता है? नेबुलर रूप लेता है, और इसके बिखरने से ये सारी स्ट्रक्चर्स आती हैं जो अगेन क्या कर रही हैं? इसी सूर्य के आसपास घूमने लगती हैं। समझ रहे हो? सूर्य, दूसरा तारा आया, ये टाइडल अलग हो गया, अलग हुआ, ओवर द टाइम घूमते घूमते ये शेप ले ली। इस शेप में और बहुत सारे विस्फोट हुए, विस्फोट सेपरेशन हो गया, अलग अलग सेपरेशन हुए जिससे 9 भाग बने और कुछ उपग्रह बन गए, और ये वापस सूर्य के चक्कर लगाने लगे। ठीक है, आराम से देख लो इमेज को, 2 मिनट दे रही हूँ, समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। जब आप इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सन है, टाइडल बल जा रहा है, गोल शेप ले रहा है, 9 भाग बन रहे हैं जो कि अगेन सूर्य के चक्कर लगाने लगते हैं। ठीक है, डन है, देख लिया अच्छे से। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट थियरी पर। ठीक है, नेक्स्ट थियरी है महाविस्फोट, बिग बैंग थियरी। अब देखिएगा, परिकल्पना की जगह शब्द बदल चुका है इसलिए आपको परिकल्पना समझाया मैंने। अब देखिएगा, शब्द बदल चुका है, बदल गया ना क्या बन गया है? सिद्धांत, यानी कि थियरी बन गया है। अब परिकल्पना नहीं रहा। हम क्या कहते हैं? बिग बैंग थियरी, है ना, अब बोलते भी ऐसे ही हैं, बिग बैंग थियरी। हाँ, एक शो भी है बिग बैंग थियरी, बड़ा ही मस्त शो है अब जो महाविस्फोट सिद्धांत था, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। ठीक है, इसके अनुसार 15 अरब वर्ष पहले कॉस्मिक पदार्थ संपीड़ित अवस्था में पड़े थे, जिसमें एक विस्फोट हुआ और फलस्वरूप आकाश गंगाएं बन गई बहुत सारी। उन आकाश गंगाओं में तारे, तारों में से ग्रह और ग्रह से उपग्रह क्रिएट हो गए। ठीक है कॉस्मिक पदार्थ में विस्फोट होना, यही इसका बेसिक है। ठीक है, और इसको थियोरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी पुष्टि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने समय दर समय कर दी है, और जो एनालिसिस है इसका वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल थे, तो इसलिए टू द पॉइंट देखो, चीज़ें वर्ष बताने लगे हैं। समझ लो, एक्यूरेसी बढ़ गई है। एक्यूरेसी बढ़ने की वजह से ये सिद्धांत बन गया है, थियोरी बन गई है, एक परिकल्पना नहीं है, क्योंकि ये सिद्ध की हुई है। ठीक है, तो ये महाविस्फोट सिद्धांत था। अब ये पिक्चर को आराम से देखो, 2 मिनट दे रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही, आराम से इत्मीनान से इसको देखो और समझो क्या दिख रहा है आपको, क्या हो रहा है इसमें, कैसे आगे बढ़ रहे हैं समझो समझो, आराम से देखो इत्मीनान से, इसको क्या समझ में आ रहा है चलो करें डिस्कस। तो क्या हुआ, ये हमारे पास एक नेबुला है, इसके अंदर एक भयंकर विस्फोट हुआ, क्योंकि हीट, टेम्परेचर, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि इसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा था। तो इसके अंदर उस हीट के चलते एक विस्फोट होता है, जिसको हमने नाम दिया बिग बैंग। एकदम विस्फोट होते ही सबसे पहले जो क्या है, पहले कुछ सेकंड्स में इस तरह से इसके जो पार्टिकल्स थे वो अलग हो गए। हाँ, और उसके कुछ मिनट्स में ही इस तरह की गैलेक्सीज का इन्होंने रूप ले लिया। ठीक है, कंपाउंड्स बनने लगे आपस में,
इकट्ठे होकर घूमने लगे, चक्कर लगाने लगे, ये कंपाउंड बन गए। ठीक है, अब ये बहुत समय तक ऐसे ही घूमते रहे, लेकिन आफ्टर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स क्या हुआ, इनमें भी विस्फोट होने चालू हो गए, क्योंकि इनकी भी हीट अगेन बढ़ गई। ठीक है, रेडिएशंस निकलने लगी इनकी और ये हीट अप हो गए। फिर 1 बिलियन ईयर्स के बाद, इस विस्फोट के 1 बिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ कि ये जो विस्फोट था इससे बहुत सारी गैलेक्सीज और स्टार्स बन गए, और इन्हीं गैलेक्सीज में बनी एक कौन सी, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें बना हमारा सौर मंडल। और उस सौर मंडल में आए 14 बिलियन साल बाद, विस्फोट के 14 बिलियन साल बाद मानव प्रजाति अस्तित्व में आई पृथ्वी पर। इसको क्या कहा जाता है, महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थियरी। समझ में आया क्या हो रहा है? ये नेबुलास चक्कर लगाने लगे, नेबुलास में फिर से विस्फोट हुआ, गैलेक्सीज और स्टार्स बन गए, मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें सौर मंडल में पृथ्वी, पृथ्वी पर मानव और जीव। सिर्फ मानव नहीं, जीव भी, जीवन उत्पन्न हो गया, ये हमारा सन। समझ में आया पूरा प्रोसेस? एक बार मैं ये सब हटा देती हूँ, एक बार फिर से अब देखो क्या हो रहा है, एक बार फिर से स्टार्ट टू एंड नजर डाल लो। डन है? ये हमारा बिग बैंग थियरी, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, फिर हमने समझा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की पूरी कहानी क्या है ना, किस प्रकार से जो हमारे ग्रह हैं वो बने, जुड़वा ग्रह बने, सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचा, 8 मिनट का समय, लगभग 8 मिनट का, नॉट एक्यूरेटली, लगभग 8 मिनट का समय लेकर यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है, पृथ्वी नीला ग्रह बन गई। अब बेसिक थियरी क्या है, इलैबोरेटली पढ़ लेते हैं कि बेसिक थियरी क्या बनी। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति की जो थियरी है वो कुछ ऐसी फाइनली एक्सेप्ट की गई कि विद्वान ये कहते हैं कि लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले जो बिग बैंग था उसमें पृथ्वी वाला पोर्शन जो है वो और अच्छे से देख लेते हैं हम, क्योंकि वो तो पूरे यूनिवर्स का है ना। तो 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, अंतरिक्ष में बहुत सारे गैसेस और धूल का एक बड़ा सा बादल बन गया, नेबुला बन गया। वो भंवर की तरह यूं गति किए जा रहा था, घूमे जा रहा था, और समय के साथ साथ बादल जो है वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सिकुड़ रहा था। ठीक है, जैसे जैसे ये जो गैसेस और धूल का बादल नेबुला सिकुड़ गया, वैसे वैसे इसकी जो आकृति थी वो क्या है, एक डिस्क शेप की बन गई। डिस्क समझते हो, सीडी जो होती है ना, पुराने जमाने की डीवीडी सीडीज आया करती थी, है ना, इसे गोल से एक डिस्क शेप में बदलने लगा। अब जैसे जैसे नेबुला सिकुड़कर छोटा होने लगा, वैसे वैसे घूर्णन गति बढ़ती गई, क्योंकि जितना छोटा होगा उतनी तेजी से घूमता जाएगा, है ना। तो नेबुला के घूर्णन की जो गति थी उसके कारण बहुत सारे छोटे छोटे खंड बन गए उसके। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि केंद्रीय भाग तो बहुत धीरे धीरे घूमता रहा, और ये नए तारे सूर्य के रूप में परिवर्तित हो गया। तारे का जो केंद्रीय भाग था वो बहुत ज्यादा गर्म था। ठीक है, ताप नाभिक की अभिक्रिया जो थी वहां पर शुरू हो रही थी। अब जो नेबुला था, गैसेस और धूल के जो बादल थे, उसका जो कोणीय संवेग था वो अधिकतर छोटे खंडों में ही बच गया था। बड़े खंड तो क्या है, सूर्य बन गया, छोटे छोटे खंडों में जो बचा हुआ था, इन्हीं बचे हुए खंडों से ग्रह का निर्माण हो गया, उसी में बनी एक पृथ्वी। ठीक है, बहुत ज्यादा संकुचित हो गए, और केंद्रीय भाग जो था वो तो गर्म होता गया, बाह्य भाग जो था वो थोड़ा ठंडा होता गया। ठीक है,
तो ये थी थियोरी कि कैसे पृथ्वी बनी, कैसे उत्पत्ति हुई। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं ना, जो जिसका जवाब नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम उस चीज तक पहुंच नहीं पाए हैं कि ये जो गैस का बादल हम देख रहे हैं ये बना कैसे था, पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हो रही थी, विश्व प्रारंभ कैसे हुआ। ये सारी चीजें अभी हम खोज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें मालूम नहीं है। तो जीवन की जो उत्पत्ति है वो बड़ी अस्पष्ट है। पौधे प्राणी जो हैं वो आ गए और पृथ्वी पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, एक कोशिका के, दो कोशिका के, बहु कोशिका के। ये कैसे अलग अलग क्यों हैं, एक ही जैसे क्यों नहीं बने, सब अलग अलग हैं, किस आधार पर अलग हैं, अलग क्यों बने, कैसे बने, ये सारी चीजें हम अभी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, है ना। चलिए, पर अब सवाल एक ये उठता है कि इतने सारे जब पिंड बन रहे थे तो सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों हुआ? इतने सारे ग्रह और भी तो थे, उन पर ना होकर सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों ऐसा संभव हुआ? क्यों संभव हुआ? जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर ऐसी परिस्थितियां थी जो जीवन को संभव कर सके, है ना। बेसिक सा जवाब है कि भाई ऐसी परिस्थितियां बन गई जो जीवन बना सके। अब बात यह कि वो परिस्थितियां कौन सी हैं, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो ग्रह पर जीवन बनाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के मौजूद होने के लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं, उन पर हम नजर डालते हैं एक एक करके कि पृथ्वी के पास ऐसा क्या स्पेशल है, क्या वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन चल रहा है। ठीक है, तो कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तों को देखते हैं। सबसे पहली शर्त जो हमारे पास है कि जहां पर जीवन संभव होना है उस ग्रह का ताप ऐसा हो कि जीवन को बनाए रखने वाली जो केमिकल प्रोसेसिंग चल रही है वो चलती रहे। ताप ज्यादा हो जाएगा तो चीजें मेल्ट होने लगेंगी, केमिकल रिएक्शंस चेंज हो जाएंगे। ताप कम हो जाएगा तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा शायद। ठीक है, एकदम सामान्य ताप चाहिए जो कि रासायनिक प्रक्रियाओं को, अभिक्रियाओं को चला सके, जो कि केवल पृथ्वी में है। दूसरी चीज यह है कि ग्रह में पोषण तत्वों के परिवहन के लिए जल जैसा कोई तरल माध्यम उपस्थित होना चाहिए। मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये पोषण तत्व ट्रैवल कैसे करेंगे? सॉलिड से तो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो है नहीं ना अभी हाथ में या पेट में या कोई ढक्कन खोला और डाल दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसको ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या चाहिए? तरल माध्यम चाहिए। और वो तरल माध्यम क्या है? हमारे पास जल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पर ही अभी तक की खोज के अनुसार पाया जाता है। तीसरी शर्त, दो शर्तें समझ में आई, तापमान और तरल पदार्थ। तीसरी शर्त क्या है? ग्रह के निर्माण के लिए आवश्यक है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें उपस्थित होनी चाहिए, जिनसे बहुत जटिल अणुओं का निर्माण संभव होता है, जो कि अगेन सिर्फ पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं जल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जल है तो कहीं ना कहीं गैसेस से जीवन उत्पन्न हो सकता है वहां पर, है ना। चलो, तो क्या है? कुछ गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, फोर्थ पर आते हैं कि उस ग्रह के चारों ओर एक ऐसा रक्षात्मक आवरण उपस्थित हो जो वायुमंडल में हानिकारक विकिरण को प्रवेश ना करने दे। यानी कि अपना एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वायुमंडल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जहां नहीं है वहां तो फिर सन की यूवी रेज आएंगी और सब तबाह करके रख देंगी, जलाकर भूनकर राख करके रख देंगी। सही है, बाहर से एस्टेरॉइड्स आ जाएंगे, मीटियोराइट्स आ जाएंगे, सब अंदर आते जाएंगे। दरवाजा तो चाहिए, वरना तो कोई भी आ जाएगा। वो दरवाजा ही क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, रक्षात्मक आवरण, प्रोटेक्टिव लेयर होनी चाहिए एक ग्रह के चारों ओर, जो कि अनावश्यक चीजों को वहां आने से रोके।
जो कि जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, जीवन के अस्तित्व को बर्बाद कर रहे हो। अगेन ये भी किसके पास है? सिर्फ पृथ्वी के पास पाया जाता है। तो यही कारण थे जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। हाँ, और एक चीज और कि पृथ्वी सूर्य से एकदम उचित दूरी पर है, जिससे पृथ्वी पे जल जो है वो भी अच्छा है, वाष्पीकरण होता है, लेकिन इतना नहीं होता जैसे शुक्र की तरह पूरा ही उड़ गया। शुक्र पर है लेकिन पूरा उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, तो यूज कैसे करेंगे? पृथ्वी अपने जल को रोक कर रखने में सक्षम है, या बारिश से पानी रेजुविनेट होता रहता है, थोड़ा बहुत वाष्पीकरण होता भी है तो वो लिमिटेड रहता है और वो बारिश के रूप में वापस भी आ जाता है। हाँ, और जितना जल पृथ्वी पर मौजूद है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, जो कि कार्बोनेट चट्टानों के रूप में पृथ्वी को वापस मिल जाती है। तो पृथ्वी पर जितने भी मौजूद प्रारंभिक जीव थे उन्होंने हमारे वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम किया है ना। फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, और ये जितनी बैलेंस रहेगी उतना क्या है, तापमान मेंटेन रहेगा। तापमान मेंटेन रहेगा तो जीवन इजीली संभव हो जाएगा। तो इसी का रिजल्ट था क्या, कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी और जीवन उच्चतर रूप पर चला गया। तो पृथ्वी के धरातल की बात करनी है हमको, और पृथ्वी के धरातल के बारे में कुछ लक्षण देखने हैं, लेकिन थियरी बहुत सारी हो गई है। अब धरातल की बात करें, पृथ्वी का जो धरातल है वो कैसा बना, तो ये क्या था कि पृथ्वी के धरातल पर प्रमुख लक्षण जो है वो महासागर और महाद्वीप है। बहुत बड़ा भाग जल में डूबा है और बहुत बड़ा भाग भूमि का भी है, ठीक है। और धरातलीय भाग तो 1/3 से भी कम है। पृथ्वी पर देखा जाए तो धरातलीय भाग तो 1/3 से भी कम है। धरातल में उच्चावच है, जो जिसकी वजह से पृथ्वी बहुत ज्यादा विशालकाय हमको दिखती है। महासागर है, महाद्वीप अनियमित रूप से कहीं भी फैले, ऐसा तो है नहीं कि एक कोना महासागर का है एक कोना महाद्वीप का है। कहीं महासागर है उसके बीच में ही महाद्वीप घुसे हुए हैं। हाँ, बस एक पैटर्न जरूर है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज्यादा है, दक्षिण वाला तो लगभग सारा पानी ही पानी है। हाँ, तो पृथ्वी पर जो मौजूद महासागर और महाद्वीप है, दो जो रूप हम वर्तमान में देख रहे हैं ऐसा हमेशा नहीं था, ठीक है। क्या था कि महाद्वीपों के विशालकाय भाग लाखों वर्ष तक अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की तरह बिल्कुल बर्फ से ढके हुए थे, ठीक है। इसी काल को हम हिमकाल कहते हैं पृथ्वी का। अब जो समुद्र तल की वर्तमान स्थिति है वो कैसे हुई, ये जो हिमकाल की मोटी मोटी चादरें थी ये पिघली और इनके पिघलने से ये बने, बहुत हजारों वर्ष लग गए और पिघलने से ये बना। जब बर्फ की मोटी मोटी चादरें पिघली नहीं थी तो समुद्र तल नीचा था, और तब उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप परस्पर स्थल सेतुओं से जुड़े हुए थे, यानी कि कनेक्टेड थे। जब पानी ऊपर आया, वाटर लेवल राइज हुआ, तब लैंड डिग्रेड होने लगी और ये क्या है, एक पतली सी तार के मोहताज रह गए जो कि पूर्णतः यूं जुड़े हुए थे, ठीक है। अब वर्तमान में तो ये क्या है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट जो है उससे जुड़े हुए हैं, पतली सी ऐसी, है ना। इसी तरह जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर जो थे, विद्वान थे, उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर खिसक रहे हैं। हाँ, और इसी सिद्धांत को, अल्फ्रेड वेगनर के इसी सिद्धांत को हमने क्या नाम दिया, महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है। क्या नाम दिया, महाद्वीपीय विस्थापन। वेगनर ने क्या कहा कि ये जो स्थलीय भाग हैं वो अभी भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है इनका, ठीक है। कैसे हो रहा है, पूरी एक थियोरी दी इन्होंने। थियोरी क्या थी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसको कहा जाता है, लगभग 15 करोड़ वर्ष पहले
15 करोड़ वर्ष पहले क्या था? एकमात्र महाद्वीप था, सिर्फ एक ही, पूरा लैंड हिस्सा एक था, जिसका नाम था पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। जितना भी स्थल भाग आज आप देख रहे हैं, अफ्रीका का, एशिया का, यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, एंटार्क्टिका, आर्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जितने भी आप लैंड भाग बंटे हुए देख रहे हैं ना इधर उधर, ये सब एक ही था, जुड़ा हुआ था, और एक विशाल लैंड मास था, जिसका नाम क्या दिया? पैंजिया। तो मतलब क्या है, आज के जो महाद्वीप हैं वो सब एक ही लैंड के हिस्से हैं। अब पैंजिया ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समस्त भूमि, इसलिए इसको नाम दिया गया पैंजिया। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है समस्त भूमि। धीरे धीरे ये जो विशालकाय महाद्वीप था बहुत सारे खंडों में विभाजित हो गया, और ये विभाजित खंड एक दूसरे से दूर धीरे 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 खिसकने लगे। और अभी के लिए यह प्रमाणित हो चुका है कि महाद्वीप धीरे धीरे एक दूसरे से खिसक रहे हैं, लेकिन कितना स्पीड पर? 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। हर वर्ष क्या होता है? 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो है महाद्वीप में आ जाता है। ये चीज सिद्ध हो चुकी है। ठीक है, और ये जो पैंजिया से महाद्वीप बनना है ये भी सिद्ध हो चुका है बहुत सारे तरीकों से, जिस पर हम बात करेंगे। तो कहा गया कि प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत दिया इसमें। इसको सिद्ध करने के लिए एक नया सिद्धांत आया, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। यह स्पष्ट करता है कि महाद्वीप प्लेटों के रूप में अर्धध्रुवीय सतह पर धीरे धीरे खिसक रही है। क्या होता है? ऐसे प्लेट है जो पानी पर पड़ी है। ठीक है, ये पता लगाया गया है कि नीचे क्या है, पृथ्वी के एक एस्थेनोस्फेयर है, एक लेयर है, जैसे हम पढ़ते हैं ना क्रस्ट, मेंटल कोर, पृथ्वी की सतह अंदर की लेयर्स पढ़ते हैं, उसमें एक एस्थेनोस्फेयर है जहां पर लावा सा है। वो क्या है? ऐसे ऐसे हिलता रहता है, बहुत गाढ़ा है, थिक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है उसकी। उसके ऊपर प्लेटें टिकी हुई हैं, सॉलिड पर नहीं है प्लेटें, लिक्विड, सेमी लिक्विड पर है। जैसे ही वो लिक्विड हिलता है ये प्लेटें मूव करती हैं। तो अर्धद्रवीय सतह पर होने के कारण ये आज भी खिसक रही हैं। ये सिद्ध किया गया प्लेट टेक्टोनिक थियरी के द्वारा, जो कि सबसे पहले कहा था वैगनर ने। फिर एक प्लेट टेक्टोनिक थियरी आई जिसने उसकी बात को सिद्ध किया, और ये पाया गया कि उत्तर जो दक्षिण अमेरिका, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरेशिया है, इन्हीं से अलग होकर पश्चिम की ओर खिसक गए हैं। हाँ, तो इसी प्रोसेस में एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। ये सारी चीजें हम समझेंगे जब पर्वत देखेंगे कि कैसे बने हैं वो। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस ना दें इस पर, थियरी समझने की कोशिश करें कि उत्तर और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका व यूरेशिया के मध्य अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। ये अलग हुए तो बीच में पानी आ गया, पानी आया तो वो एक महासागर बन गया, उसको अलग नाम हमने दे दिया। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है, दो देश लेकर और उनके बीच का महासागर लेकर। सब जगह ऐसा ही निर्माण हुआ, प्लेट्स अलग हुई, बीच में पानी आया, नया महासागर बन गया। नया तो नहीं बना, विभाजित हो गया पुराने वाला, और विभाजन हुआ तो हमने उनको नाम अलग अलग दे दिए। तो ये थियरी थी एल्फ्रेड वेगनर की और प्लेट टेक्टोनिक्स की थियरी। ठीक है, धरातल को समझा हमने पृथ्वी के कि किस तरह से ये बना, और पृथ्वी की थियरीज को समझा, पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों हुआ, इस बात को भी हमने समझा। ठीक है, डन है, समझ में आया सारा? एक बार फिर से देख लीजिए। उत्पत्ति की परिकल्पनाएं देखी, बफन थियरी देखी हमने, इमैनुअल कांट की नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना देखी, कुछ इस तरह से थी जो कि, और लॉकियर की परिकल्पना देखी जो मीटियोर आया और टकरा गया। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना भी देखी कि इस तरह से एक ज्वार उत्पन्न हुआ और उस ज्वार से बाकी चीजें बनी। महाविस्फोट, बिग बैंग थियरी, ये इसका पूरा प्रोसीजर था। फिर पृथ्वी की पूरी कहानी समझी हमने कि किस तरह से जो क्रिएट हुआ और विकास कैसे हुआ इसका, वो सारी जो थियरी है हमने देखी। और फिर ये समझा कि पृथ्वी पर ही जीवन क्यों संभव हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की जो बात की कि पृथ्वी पर ही क्यों संभव है, तो 4 शर्तें हमने देखी जो कि पृथ्वी पूरी करती है।
और इसी वजह से यहाँ पर जीवन संभव हो पाया। फिर धरातल को समझा हमने कि किस तरह से महासागर और महाद्वीप का निर्माण हुआ और कैसे वो अलग अलग बंट गए एक बड़े विशालकाय महाद्वीप पैंजिया से। ठीक है, उसमें एक पेंथिलासा भी है, वो हम आगे समझेंगे क्या होता है। ठीक है, और देखा कि वर्तमान समय में 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से यह अभी भी खिसक रही है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, चलिए, बहुत सारी थियरीज आज हमने पढ़ ली हैं। अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि आज आप अगर इसको रिवाइज नहीं करते हैं तो आप सारा भूल जाएंगे और फिर खिचड़ी हो जाएगा, सब कुछ एकदम मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इत्मीनान से समझिएगा और रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे की थियरी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दें, आपको क्या करना है, तुरंत क्लास एंड करते ही प्रेप टुडे सर्च करना है और उसको सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है बहुत सारे लोगों के साथ, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। आपके प्यारे बटनेर IAS की टीम के द्वारा ये डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए स्पेशली। ऑलराइट, चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी आगे की थियरीज के साथ। पैंजिया पेंथिलासा की फर्दर चीज़ें जो हैं वो हम समझेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो वर्तमान कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने हैं, और फिर एक एक कॉन्टिनेंट को हम स्टडी करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, आई होप आप सभी को आनंद आ रहा होगा, मज़ा आया होगा, थियरीज अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट सेक्शंस आप सभी के लिए खुले हैं। अगर आपको कहीं पर भी समस्या आती है, कहीं पर भी इशू लगता है, तो ज़रूर हमें अपना मैसेज पहुंचाएं। ऑलराइट, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। सो आज के लिए आई विल बी साइनिंग ऑफ। दिस इज दिव्या कबात्रा। अगले लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।